गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंड एस 19, जो बात करता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। देखिए, जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एज अ पार्ट ऑफ देयर सर्विसेज प्रोवाइड कंसिडरेशन पे करता है, वो सारा का सारा एम्प्लॉय बेनिफिट में इंक्लूड होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं इंड एस 19, वो हमें ट्रीटमेंट बताता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा एम्प्लॉयर की बुक्स में। तो वो इंड एस 19 हमें बताता है। ठीक है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, एनी टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन गिवन बाय एंटिटी टू इट्स एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय देम। यानी कोई भी जो सर्विस रेंडर कर रहा है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, और जो भी कंसिडरेशन पे करता है एम्प्लॉयर, वो सारा का सारा एम्प्लॉय बेनिफिट में इंक्लूड होता है। जैसे प्राइमरी एग्जांपल तो हमारे पास है सैलरी। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो वो सारा का सारा एम्प्लॉय बेनिफिट में काउंट होता है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में वो एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं भाई एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कितने टाइप्स का है, क्या क्या उसमें इंक्लूजन होगा। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट हमारे पास 4 टाइप के होते हैं: शॉर्ट टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अदर लॉन्ग टर्म एंड टर्मिनेशन। ओके। तो शॉर्ट टर्म पढ़ लेते हैं। देखो शॉर्ट टर्म में क्या है, विल बी पेड। शॉर्ट टर्म खुद ही कह रहा है भाई ये शॉर्ट टर्म है। विल बी पेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। यानी जो आपकी बैलेंस शीट डेट है, लेट्स अगर मैं बोलूँ बैलेंस शीट डेट आपकी 31 मार्च 2023 है, 31 मार्च 2023, तो उस केस में उसके 12 महीने के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ में जो भी आपको पे करना है वो आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जैसे कि सैलरी, लेट्स से अगर आपने 31 मार्च की सैलरी अभी 31 मार्च की सैलरी ऑब्वियसली 31 मार्च को तो नहीं पे होगी, वो अप्रैल में पे होगी। तो आपको क्या है, 31 मार्च को वो आपका एम्प्लॉय में सैलरी पेबल में शो करेगा। एक्सपेंस तो बुक हो जाएगा बट वो सैलरी पेबल शो करेगा 31 मार्च को। बट वो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट वो पे हो जाएगा। अगर मार्च की सैलरी है तो वो अप्रैल में पे हो जाएगी, कोई वेजेस है वो अप्रैल में पे हो जाएंगे। तो विद इन 12 मंथ के गैप में फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट जो पे हो जाएगा वो होगा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो जैसे एग्जांपल में सैलरी हो गया या वेजेस हो गए। ठीक है। सैलरी जो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हो, वेजेस जो भी अपने लेबर्स को पे कर रहे हो आप। ठीक है। तो ये सैलरी वेजेस आपके हो गए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बात करते हैं सेकंड, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, खुद ही बता रहा है भाई, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद जो बेनिफिट देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। यानी ड्यूरिंग द सर्विसेज जो बेनिफिट है, वो जो बेनिफिट होता है वो होता है सैलरी वेजेस जनरली। ठीक है। कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, हम वो बाद में बात करेंगे। बट जो एम्प्लॉयमेंट के बाद, यानी जैसे ही एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ आप उसके एम्प्लॉय का, उसके बाद जो बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर वो होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो उसका मतलब हुआ विल बी पेड आफ्टर रिटायरमेंट, यानी जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा उसके बाद वो बेनिफिट पे किया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, ग्रेच्युटी, पेंशन, ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब हुआ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जो भी कंट्रीब्यूशन पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन में, ईपीएफओ में, तो वो एम्प्लॉयमेंट के बाद विड्रॉ कर सकता है कौन, एम्प्लॉय। ठीक है। अपने एम्प्लॉयमेंट जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से, तो वो पीएफ का पैसा निकाल सकता है अपना। तो ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है। वैसे ही पेंशन, जैसे ही आपकी रिटायरमेंट कंप्लीट हुई तो एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट का पेंशन आना शुरू हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट के बाद का बेनिफिट होता है, तो इसलिए हम उसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में इंक्लूड करते हैं। एंड थर्ड इज ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब देखो जनरली मतलब क्या है, ग्रेच्युटी का मतलब है एक तरह से ग्रेटिट्यूड टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर क्या कहता है कि भाई आपने मेरे साथ इतने साल काम किया, लेट से 5 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर, या 20 साल बोल सकते हैं, 20 साल की सर्विस आपने मेरे को दी है, तो इसके लिए मैं आपको एज अ ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड का मतलब ही है एक तरह से आप कहते हो आउट ऑफ रिस्पेक्ट या एक लव के रूप में या रिस्पेक्ट के रूप में जो भी मैं आपको एक अमाउंट दे रहा हूँ वो एक ग्रेटिट्यूड है, तो इसलिए इसका नाम ग्रेच्युटी पड़ा। तो जो भी फिक्स अमाउंट है वो ग्रेच्युटी का एम्प्लॉयमेंट के बाद दे जाता है, जस्ट कि अपने एम्प्लॉय को आप एक तरह से रिस्पेक्ट पे कर रहे हो, एक रिस्पेक्ट दे रहे हो कि हमने आपने मेरे साथ इतने टाइम मुझे अपनी सर्विसेज दी है, तो ये एक आपकी एम्प्लॉयमेंट का गिफ्ट है। ठीक है। तो वो भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ही दिया जाता है, इसलिए हम उसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोलते हैं। तो मैंने बोल दिया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, ग्रेच्युटी, पेंशन एंड ईपीएफ, जो पे होता है रिटायरमेंट के बाद। ओके। थर्ड इज अदर लॉन्ग टर्म। अदर लॉन्ग टर्म में क्या क्या होगा, वो भी सेम ही है। लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली विल बी पेड आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च 2023 के 12 महीने के बाद ये पे होगा। तो लॉन्ग टर्म है ऑब्वियसली, तो 12 महीने बाद। जैसे कुछ जुबली बेनिफिट्स हैं, कुछ और बेनिफिट्स भी, अदर बेनिफिट्स होते हैं जो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। कुछ एम्प्लॉयर देंगे, कुछ एम्प्लॉयर नहीं देंगे। तो ये जो भी रेस्ट बच गया वो हमने अदर लॉन्ग टर्म में इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयर देना चाहता है वो दे सकता है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को। उसके बाद होता है लास्ट इज टर्मिनेशन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब ये टर्मिनेशन क्या है,
यानी ये क्या होता है, जैसे कभी कभी एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ टर्मिनेशन अनाउंसमेंट करता है कि भाई हम अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। लेट्स से अगर मेरा एक फैक्ट्री है किसी जगह पे और वहाँ पे मेरे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, या मेरी कोई बिल्डिंग है जहाँ पर हमारा बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयमेंट में है, बट वो फैक्ट्री में बंद कर रहा हूँ या मैं वो प्लांट बंद कर रहा हूँ, तो ड्यू टू दिस मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करना होगा। ठीक है, तो आप टर्मिनेशन जब करोगे तो आप ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते किसी भी एम्प्लॉय को, तो आपको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कि जो भी आप कंपनसेशन जो भी उनको लॉस होगा, आप जैसे उनको जॉब से निकालोगे तो वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनके लिए एक तरह से वो प्रॉब्लम हो जाएगी फाइनेंशियली। तो आपको एक तरह से वो कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर रहे हो, उसका आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है, जिसे हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। तो मैंने बोल दिया ये हो गया आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट में ही आएगा। तो मैंने बोल दिया एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब जो भी कंसिडरेशन पे कर रहा है एम्प्लॉय, यानी एंटिटी को हम एम्प्लॉय बोलते हैं, टू इट्स एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय देम, जो भी वो सर्विस रेंडर कर रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट के दौरान अपने एम्प्लॉयर को, और जो भी कंसिडरेशन पे करेगा आपका एम्प्लॉयर, वो सारा का सारा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और इंड AS 19 मुझे क्या बताता है, मुझे वो बताता है कि आप उसकी बुक्स पे ट्रीटमेंट कैसे करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। मुझे ये नहीं पढ़ना कि उसका कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे वो पेमेंट होगी, ये सब मुझे नहीं पढ़ना। मुझे क्या पढ़ना है इंड AS 19 में, सिर्फ उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। एक नोट दिया हुआ है, शेयर बेस्ड पेमेंट SBP टू एम्प्लॉय इज ऑल्सो एम्प्लॉय बेनिफिट फॉर विच अकाउंट इज कवर्ड अंडर। देखो शेयर बेस्ड पेमेंट, आपको पता है शेयर बेस्ड पेमेंट भी होती है, यानी अगर आप अपने कुछ खास इंप्लॉयज़ को, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंप्लॉयज़ हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, उनको रिटेन करना चाहते हो, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करना चाहते हो, तो आप उनको एक ऑप्शन देते हो कि हम आपको अपनी कंपनी का शेयर कम प्राइस में दे देंगे अगर आप 5 साल मेरे साथ रुकते हो। अगर आप 5 साल की सर्विस हमारे साथ कंटिन्यूस सर्विस देते हो तो 5 ईयर्स के बाद आपको हम ये शेयर्स अपनी कंपनी के प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक तरह से शेयर बेस्ड पेमेंट है। ये आप कंपनी अपने शेयर्स दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उसके बहुत ही वैल्यूड एम्प्लॉयज़ है, जिनको वो कंपनी रिटेन करना चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट, इसका इंड AS सेपरेट इंड AS है, तो इस पर हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ये सेपरेट 102 में हम इसको डील करते हैं। तो 102 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, देखो हमें ये पता ही है, सारी अकाउंटिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चलती है कि जो भी खर्चा अक्रू होता है तो हम उसी दौरान बुक कर देना है, वेदर यू हैव पेड दैट अमाउंट और नॉट, यू हैव टू बुक दिस अमाउंट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, अक्रूवल बेसिस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, अगर वो एक्रू हो गया ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ, तो आपको वो खर्चा बुक कर लेना है। बेसिक से आप पेमेंट उसको नेक्स्ट मंथ में करो या नेक्स्ट ईयर में करो, दैट डजंट मैटर। अब बात कर लेते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आप सभी को पता ही है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सैलरी वेजेस दोनों को मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया। सैलरी मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो, वेजेस जो भी आपके लेबर्स वगैरह है, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको जो वेजेस आती है। तो खर्चा आप बुक कर दोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने बोला अगर अप्रैल मंथ की आप सैलरी बुक कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप डायरेक्टली बैंक से पेमेंट करते हो तो ठीक है, बट अगर कहते हो नहीं पहले हम बैंक से पेमेंट नहीं करते, पहले हम उसको सैलरी पेबल में ट्रांसफर करेंगे, यानी एज अ लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसका पेमेंट करेंगे, तो वो भी ठीक है। सैलरी एक्सपेंस बुक कर दो तो ये खर्चा आपका सारा PL में जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में, टू बैंक, बैंक से पेमेंट हो जाएगी। बट अगर पेमेंट नहीं करते हो तो सैलरी पेबल में चला जाएगा, लायबिलिटी पे शो कर जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। बाद में आप उसका नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर दो तो सैलरी पेबल डेबिट हो जाएगा टू बैंक। ठीक है, ऐसे करके ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी कभी कुछ एडवांस सैलरी पे कर दी एम्प्लॉयज़ को कि भाई दिवाली आने वाली है या कुछ ऐसा फेस्टिवल है जिससे आप, या कुछ एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ एडवांस सैलरी चाहिए ड्यू टू एनी कंडीशंस, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सैलरीज पे करते हो एडवांस में, तो आप एंट्री बुक करते हो प्रीपेड सैलरी टू बैंक। आपने प्रीपेड सैलरी को क्या कर दिया, असेट क्रिएट कर दिया, और टू बैंक आपने बैंक से पेमेंट कर दी। जब आप एक्चुअल में सैलरी बुक करोगे तो आप एंट्री पास करोगे सैलरी डेबिट, जैसे यहाँ डेबिट किया मैंने टू। अब यहाँ पे बैंक नहीं करोगे, ना ही सैलरी पेबल करोगे, क्या करोगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी आपने एडवांस में सैलरी पे किया, तो अब आप प्रीपेड सैलरी जो आपका असेट था उससे इसको एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सैलरी वेजेस की जनरल एंट्रीज। अब बात करते हैं बोनस की। देखो एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉय को बोनस भी पे करता है, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस पे करता है एज़ पर बोनस एक्ट। बोनस एक्ट भी इसका स्पेशल क्रिएट किया गया है, बनाया गया है कि जो जो एम्प्लॉयर एप्लीकेबिलिटी में कवर होते हैं उन सबको अपने एम्प्लॉयज़ को साल के दौरान बोनस देना होगा। बोनस आपको ईयरली मिलता है, कई बार
इंसेंटिव बोनस भी मिल जाता है, जैसे सेल्स के बंदे हैं, सेल्स वाले बंदे हैं तो उनको इंसेंटिव बोनस भी मिलता है। पर जनरली जो बोनस है वो हमेशा ईयरली मिलता है, यानी 1 साल कंप्लीट होगा तो आपको बोनस जो है कंपनी पे करेगी। वो कितना पे करेगी वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, यानी एंटिटी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा वो कितना बोनस पे करते हैं, ठीक है। और वर्कर्स को भी बोनस देना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उस पर भी बोनस एक्ट लगता है और बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितना बोनस पे करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज पे करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। वो हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर, मुझे सिर्फ इतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। बोनस एक्ट जब हम पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट होता है बोनस, मिनिमम बोनस या मैक्सिमम बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, वो सेपरेट एक्ट पे पढ़ा जाता है। अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो हम उतना डिटेल में बोनस के बारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब बोनस पे करता है एम्प्लॉयर तो वो क्या करता है, तो बोनस भी सेम वैसे ही रिकग्नाइज होगा ऑन द डेट व्हेन कंडीशन टू रिसीव द बोनस इज मेट बाय द एम्प्लॉयज़, यानी जो भी कंडीशन जैसे लगाई है एम्प्लॉयर ने कि भाई ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप लोगों को बोनस मिलेगा, या 1 साल पूरा हो गया तो आपको बोनस मिलेगा, तो 1 साल पूरा हो गया तो कंडीशन फुलफिल हो गई तो बोनस एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा और एम्प्लॉय के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, कि एम्प्लॉय उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। जैसे कुछ कंडीशन इंसेंटिव बोनस है, उन्होंने बोला कि अगर टारगेट सेल्स इतना पूरा हो जाता है तो हर एम्प्लॉय को इतना % का बोनस मिलेगा, तो वो कंडीशन जैसे ही मेट होगी बाई एम्प्लॉयज़ के द्वारा तो वो आपको उसी समय बोनस की बुकिंग कर देनी है, बोनस रिकग्नाइज कर देना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो मुझे जनरल एंट्रीज पढ़नी है, मुझे इतना डिटेल में जाना नहीं है कि क्या कैसे कैलकुलेट होगा कैसे होगा, मुझे सिर्फ जनरल एंट्रीज़ की बात करनी है। तो एंट्रीज में करूँगा बोनस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस या बोनस पेबल। जैसे मैंने बोनस अकाउंट तो खर्चा बुक कर दिया, चला गया मेरा पीएल के अंदर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ठीक है। और मैंने पेबल खड़ा कर दिया टू प्रोविजन फॉर बोनस, मैंने बोनस का प्रोविजन क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बोनस अभी मैंने पे नहीं किया, अभी सिर्फ बोनस का खर्चा मैंने प्रोविजन बनाया है कि मेरे को इतना बोनस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक एस्टिमेशन बेसिस पर बोनस का खर्चा बुक कर दिया कि मुझे इतना प्रोविजन ऑफ बोनस बुक करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, तो मैंने प्रोविजन फॉर बोनस में डाल दिया या बोनस पेबल में डाल दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, जब मुझे पता चलेगा कि मुझे बोनस पे करना है कि अब मेरे को एक्चुअल में पे कर देना है, इन्होंने कंडीशन तो फुलफिल कर दी है, खर्चा एक्रू हो गया, मुझे पे करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि शायद आई थिंक 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बोनस का पेमेंट करना होता है। जैसे ही आपका बोनस एक्रू हो जाता है उसके 8 मंथ्स के अंदर आपको शायद पेमेंट करना पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, बट 8 मंथ्स के अराउंड अपने को पेमेंट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, जैसे ही बोनस एक्रू हुआ, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि कितने मंथ्स है, लेकिन मेरे को लगता है फैक्ट 8 मंथ्स है। तो प्रोविजन फॉर बोनस जब हमें पेमेंट करने की लायबिलिटी बन जाएगी तो हम प्रोविजन फॉर बोनस को डेबिट कर देंगे टू बैंक। तो सेम एंट्री, बोनस को आपने बुक किया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया, जब पेमेंट की बारी आई तो प्रोविजन फॉर बोनस को डेबिट किया टू बैंक किया, ठीक है। सेम टाइम एंटिटी अनाउंस बोनस एज कभी कभी क्या होता है कि एंटिटी क्या करती है, बोनस अनाउंस करती है एज अ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। जैसे मैंने बोला ना, कभी कभी क्या होता है कुछ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के अकॉर्डिंग भी बोनस करती है कि भाई अगर आप एम्प्लॉयज़ लोग मेहनत करो, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को अपना एफर्ट्स दो, अगर हमारा प्रॉफिट इतना इंक्रीज़ होता है, या जो भी उन्होंने एक लिमिट सेट की कि अगर 10 करोड़ या 50 करोड़ से इंक्रीज़ करता है तो हर एम्प्लॉय को प्रॉफिट का इतना परसेंटेज मिलेगा, तो वो हम लोग जो है फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोनस कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट जितना भी अर्न किया एज़ पर द कंडीशंस, जो भी शेयर है इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेड परसेंटेज जो भी ऑलरेडी फिक्स हुआ होगा, ठीक है, वो आप क्या करोगे, निकाल लोगे, इससे आपका बोनस, ठीक है। तो ये होगी पूरी बोनस की बात। अब बात करते हैं अगली। तो हमने सैलरी पढ़ लिया, हमने बोनस पढ़ लिया, अब बात करते हैं लीव कंपनसेशन या लीव एनकैशमेंट की। अब क्या होता है, देखो हर एम्प्लॉयज़ को ना कुछ लीव्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, हर एम्प्लॉयज़ को लीव्स वगैरह मिलती हैं, जैसे पेड लीव्स मिल जाती हैं, ठीक है, पेड वैकेशंस लीव्स, कंपनसेशन एब्सेंस, ये सब मिल जाता है। मतलब क्या होता है, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पेड लीव्स देता है, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे, यानी देखो सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है, या पब्लिक हॉलीडेज़ अगर की छुट्टी है वो तो छुट्टी है ही है, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करें, उसके एडिशन में कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के दौरान जनरली 30 डेज़ की लीव्स मिलती हैं। मैं अगर एक राउंड फिगर में बात करूँ, ऑन एन एवरेज 30 डेज़ का आपको लीव मिलता है, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कि भाई 30 दिन की आपको पेड लीव है, यानी अगर जैसे आपको कुछ पर्सनल काम पड़ गया, ठीक है, या आपको कैजुअली कुछ लीव्स लेनी है, कुछ घर के काम पड़ गए, या कुछ भी आपको वेकेशन पे जाना है, तो ये लीव्स आपको मिल जाती है पूरे साल के दौरान। आप एम्प्लॉयज़ को जो पेड लीव्स मिलती है, मतलब पेड लीव का मतलब ये है कि आप ये लीव लोगे तो इससे आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, ये आपको पे हो जाएंगी, ठीक है, तभी तो बेनिफिट है ना। अगर सैलरी डिडक्ट होगी तो किस बात की पेड लीव्स है, तो सैलरी विल नॉट बी डिडक्टेड। अब पेड लीव्स में क्या क्या आती है, देखो कैजुअल लीव, यानी जो आप कैजुअली लेना चाहते हो, जैसे आपको अभी कुछ काम है अर्जेंटली, ऑफिस की छुट्टी नहीं, ना ही कोई पब्लिक हॉलीडे, ना ही सैटरडे संडे, बट आपको ऑफ लेना है ड्यू टू एनी पर्सनल रीज़न, तो आप कैजुअल लीव ले सकते हो। प्रिविलेज लीव, यानी कुछ लीव्स आपको प्रिविलेज में मिलती हैं कुछ चीज़ें आपको प्रिविलेज मिलती हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये लीव्स हम दे रहे हैं एज अ प्रिविलेज लीव,
तो आप वो ले सकते हो। सिक लीव, कभी आप बीमार पड़ गए, क्योंकि इंसान कभी भी उसको फीवर आता है तो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो सिक लीव भी ले सकता है। मैंडेटरी लीव्स मिलती हैं, जैसे 15 डेज़ की मैंडेटरी लीव मिल गई, जैसे आपकी शादी है, ठीक है, कोई घर में फंक्शंस हैं, तो 15 दिन का आपको मैंडेटरी लीव्स मिल जाता है, ठीक है, वो होगी मैंडेटरी लीव्स। मैटरनिटी लीव यानी जो भी आपकी जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, फीमेल एम्प्लॉइज़ होती हैं, उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है, जैसे लेट्स से 6 मंथ्स की या 7, 8, 9 मंथ्स की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 6 मंथ या 7 मंथ्स की मिल जाती है, कि जब उनका ऐसे बेबी वगैरह होता है तो उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है। तो ये सारी लीव्स जो होती हैं आपको पेड होती हैं बाय एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ठीक है। मुझे क्या पढ़ना है, देखो मुझे लीव्स में नहीं जाना, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल्स के लिए हैं कि ये लीव्स आपको मिलती है। मुझे तो सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंड एस 19 के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। लीव कंपनसेशन। अब लीव कंपनसेशन देखो, अब एक्यूमुलेटेड बेनिफिट, जो भी एक्यूमुलेटेड पेड लीव्स हैं, जितनी भी आपकी पेड लीव्स इकट्ठा होती हैं, या तो आप लीव्स का ले लोगे, तो जैसे ही आप लीव्स ले लोगे तो उसकी आपको लीव्स पेड हो जाएंगी, कि आपको वो उसकी सैलरी तो मिल जाएगी, सैलरी तो डिडक्ट होगी नहीं। अब बात करते हैं कैसे कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो भी कैरी फॉरवर्ड अनयूज्ड लीव्स होंगी, जैसे मैंने कहा एक साल में मुझे 30 लीव्स मिलती हैं, ठीक है, मैंने 30 में से सिर्फ 5 लीव जो है कंज्यूम करी, बाकी की 25 लीव्स मेरी कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर्स के लिए। अब मेरी ये एक्यूमुलेटेड अनयूज्ड लीव्स हैं, यानी मैंने यूज़ नहीं करी अभी तक। अगर मुझे अब कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयर ने कहा है कि भाई जो भी एक्यूमुलेटेड अनयूज्ड लीव्स होंगी वो नेक्स्ट ईयर में जो भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उसके लिए आपको कैश मिल जाएगा, उसके अगेंस्ट आपको कैश आपको मिल जाएगा, यानी वो लीव इन कैश हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। यानी जो भी अनयूज लीव्स हैं आपने ली नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गई, अब नेक्स्ट ईयर में आप उसके अगेंस्ट में कैश क्लेम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब आपको अगले साल वो लीव नहीं मिलेंगी, उसके बदले आपको कैश मिल जाएगा, यानी उतने की सैलरी मिल जाएगी, जितने दिन का आपका लीव बची हुई है उतने दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरी कंडीशन ये है कि अगर कैरी फॉरवर्ड अनयूज लीव्स आर एलिजिबल फॉर कैश पेमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, तब हम कैसे काउंटिंग करेंगे। सेकंड, कैरी फॉरवर्ड अनयूज लीव्स आर एलिजिबल टू बी टेकन इन नेक्स्ट ईयर, यानी जो कैरी फॉरवर्ड अनयूज लीव्स हैं वो आप नेक्स्ट ईयर में भी क्लेम कर सकते हो, यानी नेक्स्ट ईयर में उसको यूज़ कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तीसरा कि कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउड ही नहीं है, यानी जो एम्प्लॉयर की पॉलिसी है वो कहता है भाई आपको एक साल में मैं 30 लीव दे रहा हूँ, आप इसी ईयर में इसको पूरा यूज़ कर लो, अगर आप नहीं यूज़ कर पाते तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, यानी ये वो लैप्स हो जाएंगी, फिर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा एम्प्लॉय को, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब मैं कोई बेनिफिट ही नहीं पे करूँगा, नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होंगे अनयूज लीव्स, तो किस बात का बेनिफिट, तो ट्रीटमेंट ही कुछ नहीं होगा। तो मेन होगी 2 यहाँ पर, कौन सी, जो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगी जिसके अगेंस्ट में कैश में पेमेंट ले सकता हूँ, या सेकंड जिसके अगेंस्ट जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी जिसको मैं नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। पहले बात करता हूँ जिसके अगेंस्ट मैं कैश ले सकता हूँ। जब मैं कैश लूँगा, देखो सबसे पहले लीव इन कैश में देखो, अब मुझे पता है जैसे 25 लीव्स, लेट्स से 30 लीव्स मुझे मिलती थी पूरे साल में, उसमें से 5 मैंने क्लेम कर ली, तो बची कितनी 25, करेक्ट। अब 25 लीव्स मेरी इस साल बची हुई हैं, ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी और इसके अगेंस्ट मुझे कैश मिल जाएगा, करेक्ट। अभी जो अनयूज लीव्स हैं ये किस साल की हैं, इस साल की हैं, ठीक है, इस साल की हैं। अब ये मुझे इस साल की हैं, तो ये एम्प्लॉयर को जो खर्चा है वो इस साल ही बुक होगा, क्योंकि ये जो ये लीव्स हैं ये इसी साल एक्रू हुई हैं, तो खर्चा भी इसी साल बुक होगा। बेशक से इसका जो पेमेंट है कैश पेमेंट वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आपको देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को, बट जो खर्चा है 25 का वो इसी ईयर का है, ठीक है। तो आप एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर देगा इसी ईयर में, जिस ईयर में एक्रू हुई है ये 25 लीव्स। लीव कंपनसेशन खर्चा डेबिट कर देगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चला जाएगा पीएल के अंदर, ये टू प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, लीव इन कंपनसेशन, सॉरी लीव कंपनसेशन बोल लो या इनकैशमेंट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपने लीव कंपनसेशन डेबिट कर दिया इस साल में, 1 साल का जो भी अनयूज लीव बची हैं एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, क्योंकि इस साल ही एक्रू हुई हैं, टू प्रोविजन फॉर लीव इन कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट ईयर में इसका पेमेंट मुझे मिल जाएगा, प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन डेबिट टू बैंक, यानी जब मैं उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर दूंगा कैश पे, ठीक है, जो भी कैश पेमेंट कर दूंगा, जो भी अनयूज लीव बची हैं उसके अगेंस्ट में कैश पे कर दूंगा, तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, जब ये अनयूज लीव्स
मुझे कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, बट मैं इसके अगेंस्ट कैश पेमेंट नहीं ले सकता, बस इनको यूज़ कर सकता हूँ, यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस केस में ये एंट्री तो सेम ही होगी जो यहाँ पर हुई है, क्योंकि इसी साल का ये अनयूज लीव्स हैं, तो इसी साल में ये कंपनसेशन मुझे बुक करना पड़ेगा। लीव कंपनसेशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, सेम एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में जो एंट्री होगी वो होगी प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक। अब यहाँ पर जो ये पेमेंट हो रही है, ये अलग से आपकी लीव कंपनसेशन की पेमेंट नहीं हो रही है, ये आपकी सैलरी के दौरान पेमेंट हो रही है, मतलब ये एक तरह से सैलरी का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, पेड लीव जिसको हम कहते हैं, एम्प्लॉय ने लीव्स तो ले ली, बट उसको उसकी पेमेंट तो हो गई, उसका सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा, तो एक तरह से ये सीधा सीधा सैलरी की पेमेंट हो रही है। तो प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन को डेबिट किया टू बैंक, तो ये बैंक से जो है सैलरी ही पे हो रही है, बस यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन डेबिट कर रहे हैं सैलरी डेबिट की जगह। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था लास्ट ईयर का, तो हम सीधा उसी को डेबिट करेंगे। देखो ये ऐसे इजीली समझ में आएगा, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरली अपने को बात होगी, समझ आएगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी बात।